और वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा में। तो आज हम करने वाले हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ एसएससी एंड रेलवेज, यानी ये 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ है जिसे हम अलग अलग पार्ट्स में करते हैं। तो आज ये पार्ट फिफ्थ है, यानी फिफ्थ एडिशन है। 29 से हम स्टार्ट करते हैं, 28 तक हम देख चुके हैं। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है फर्स्ट बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इन दिल्ली। ठीक है, तो होता क्या है बायोनेस्ट? ये होता है एक्चुअली में बायो इंक्यूबेशन न्यूटरिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्केलिंग टेक्नोलॉजी। ये करता क्या है? ये करता है जो इनोवेशन बायोटेक में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक से रिलेटेड है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बायोटेक का, वो है आपका मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में नए नए मेडिसिन हम नंबर वन है। ठीक है, देखो नए नए मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन इतने कम दाम पे बड़े ग्लोबल लेवल पे हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम मेडिसिन के मामले में कितने ऊपर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोनेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी की फील्ड में आगे और बढ़ोतरी करने के लिए जितेंद्र सिंह जी ने, ठीक है, दिल्ली में नया इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश किया ताकि फंडिंग बढ़ाई जा सके और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके बायोनेस्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा ये कि फर्स्ट पेट्रोग्लिफ, ठीक है, पार्क स्टेब्लिश हुआ है लद्दाख में। ये होता क्या है? ये एपिटैप होता है। एपिटैप क्या होता है? एक्चुअली में पेट्रो का मतलब होता है रॉक। ठीक है, रॉक पर किसी भी प्रकार की क्रेविंग्स करना, जैसे कि ये पेंटिंग्स बन रखी है, डिज़ाइन सिंबल बन रखा है, कुछ लिख रखा है, उसी को एपिटैप कहते हैं या क्रेविंग्स कहते हैं। ठीक है, और वो हो गया आपका पेट्रोग्लिफ के अंदर आता है। तो ये एक पार्क स्टेब्लिश किया गया है जहाँ पर ये जो इतने आदि मानवों के समय के टाइम के, ठीक है, जो प्री हिस्ट्री के समय के टाइम के जो एपिटैप्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा, जहाँ पे आके लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्रेविंग्स की थी, एपिटैप बनाया था पत्थरों पे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी ताकि इसको प्रमोशन, हमारे हेरिटेज को और प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये पार्क लद्दाख में स्टेब्लिश किया गया है। क्लियर हुआ ये चीज़? उसके बाद और ये याद रखना कि ये ना सिंधु रिवर के पास में इस्टेब्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट से कुछ हाईलाइट है। कौन सा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को एक्सटेंड कर दिया गया 2028 में। दरअसल इसको 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, 25 दिसंबर का दिन था। ठीक है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ठीक, और उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था ताकि रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, गांव घरों में रोड नहीं होता ना, रोड कनेक्टिविटी मेन रोड से कनेक्ट किया जा सके ताकि वो उन लोगों को, ठीक है, मेन फ्रेम में लाया जा सके। और इसका फ़ेज़ 1 2000 में शुरू हुआ था। ठीक है, फ़ेज़ 1 2000 में, और फ़ेज़ 2 शुरू हुआ था इसका 2013 में। फ़ेज़ 3 शुरू हुआ था 2019 में, जो कि अभी 2026 में इसको ख़त्म होना था, लेकिन इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया, जिसके लिए वो जो 2 साल बढ़ाया गया उसके लिए बजट रखा गया 83,000 करोड़। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें रेशो होता है, ये ना एक्चुअली में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। यानी ये क्या होता है? एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें पूरी का पूरा पैसा जो है बजट का वो सेंटर खर्च करती है। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिसमें दोनों साथ में मिलकर खर्च करते हैं। कितना? तो अभी अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं तो 60% जो खर्च करती है वो खर्च करती है आपकी सेंटर, और 40% खर्च करती है स्टेट। और अगर मैं बात, ये है ना नॉर्मल स्टेट्स के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तो 90% खर्च करती है आपकी सेंटर और 10% खर्च करती है वहाँ की स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपको पता ही होगा, 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर। ठीक, चलिए उसके बाद अब इंडिया ने रिसेंटली ना क्या दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली मैराइन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ठीक है, जो भी शिप विदेश से इंडिया आ रही है या इंडिया से विदेश जा रही है बाय द वे ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, हॉर्मोज के रास्ते, और वो ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट खुद पैसा क्यों दे रही है, मतलब इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस का। ठीक है, और इसका बजट भी रखा है 13,000 करोड़ का, मतलब इंश्योरेंस। ठीक, ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो टेंशन चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, और जो ईरान ने रिसेंटली काफ़ी है ना शिप्स को अटैक करके उसे वहीं हॉर्मोज के एज पे ही उड़ा दिया, तो उसको उससे काफ़ी डर का माहौल पैदा हो गया है। और काफ़ी है ना शिप्स आने के लिए तैयार नहीं है, ऑयल भेजने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक है, वो आना तो चाहती हैं पूरे प्रॉपर, लेकिन वो डर रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो इंडिया ने पहले बात की किससे, ये ईरान से बात की, और ईरान ने अलाउ कर दिया कि हाँ आपकी शिप जा सकती है। ठीक है, तो अब इसके वजह से इंडिया अब पूरी तरह से इंश्योर है कि ईरान हम पे हमला नहीं करेगा,
और हमने इसीलिए एक इंश्योरेंस, हमारी गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, मैराइन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एक तरीके से क्या लाए हैं, एक एग्रीमेंट लाए हैं सभी जो शिप्स के लिए, प्राइवेट शिप्स के लिए हैं, गवर्नमेंट शिप्स के लिए, कि आप इंडिया में आइए, अगर आप पे हमला होता है और आपका नुकसान होता है तो हमने बजट रखा हुआ है, आपको उस चीज़ का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये है एक एक्चुअली में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। नहीं तो देखा हमने किस तरीके से ऑयल क्राइसिस की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद अचीवमेंट्स देख लेते हैं ज़रा। तो आर वैशाली ने, ठीक है, अभी वुमेंस ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, तो ये कहाँ, सिप्रस में हुआ था, ठीक है। 2026 में इसको जीत लिया और एलिजिबल हो गई हैं वर्ल्ड वुमेन चैम्पियनशिप में, ठीक है। वो ये चेस का एक चैम्पियनशिप होता है वुमेन चैम्पियनशिप में, उसमें एलिजिबल हो गई हैं। एक एक्चुअली में WWE में नहीं आता था, याद है बचपन में कुछ ऐसे ही कि रंबल, वो रॉयल रंबल आता था, जो जीतेगा उस वो वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई कर जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से इसका भी पैटर्न होता है, जिसको जीतना होता है, जो सिप्रस में हुआ वो जीत के अब ये, ठीक है, वर्ल्ड वुमेन चैम्पियनशिप में एलिजिबल हो गई हैं, ठीक है, उसको फाइनल्स में खेलेंगी। अब सिप्रस के बारे में देख लो। तो सिप्रस क्या है, एक एशियन कंट्री है, ठीक है, एक एशियन कंट्री है, लेकिन इसके सारे रिलेशन जो है यूरोपियन यूनियन से, ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है और इसकी करेंसी भी यूरो है। तो ये थोड़ा है ना इंटरेस्टिंग है चीज़। अब मॉन्टे कार्लो देख लेते हैं। ये एक्चुअली में टेनिस में एक चैंपियनशिप होती है, मास्टर टेनिस चैंपियनशिप होती है, इसे फिर जेनिक ने जीत लिया है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मियामी ओपन हुआ था उसे भी जेनिक ने जीता था। जेनिक और कार्लोस इस तरीके से हैं कि कार्लोस जो हैं वो आपके सचिन तेंदुलकर की तरह हैं, पुराने एक प्लेयर हैं टेनिस के बहुत, उनके रिकॉर्ड्स अब धीरे धीरे विराट कोहली की तरह है ना, जेनिक हैं, वो तोड़ते जा रहे हैं। और इनको जेनिक ने ही कार्लोस को हराया, बताओ। तो वही चीज़ है, सेम सचिन और विराट वाली कहानी है, ठीक। तो यही है मोंटो कार्लो के बारे में। ये चैंपियनशिप हुई जिसे जेनिक ने जीता और मियामी भी इन्होंने ही जीता था, क्लियर। और जितना भी नाम आएगा ना आपको मेन टेनिस चैंपियनशिप में, तो वो इन्हीं का नाम दिखेगा, या जेनिक या तो कार्लोस जीतते हैं। अब आयुष की बात करते हैं। ये आयुष कौन है, आयुष शेट्टी हैं ये, इन्होंने सिल्वर जीता है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये चाइना में हुआ था, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया, ऑलराइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं अचीवमेंट की तरफ हम बढ़ गए हैं। एक्चुअली में क्या है कि 100 गीगावाट की हमने एक टारगेट रखा है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में, ठीक है, और वो 2047 तक। इसका मतलब क्या है कि अभी हम 8 गीगावाट पे हैं, ठीक है, और हमें 2047 तक 100 गीगावाट की एनर्जी उत्सर्जित करनी है एनुअली, ठीक है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पावर के थ्रू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू में अगर 100 से नीचे, मान लो 50%, 30%, 20%, मैंने पहले भी बताया, इनरिचमेंट कर लेती है, कि इनरिचमेंट वो होती है, ठीक है, रेशो होता है, वो कर लेती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और अगर ये 100% से ज़्यादा इनरिचमेंट कर लेती है, तो यही न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कैपेबल हो जाती है। और यही तो वजह है, जो ईरान और यूएस में जो लड़ाई हो रही है, यही तो वजह है। ईरान चाहता है छुप के वो कैसे भी करके 100% से ज़्यादा इनरिचमेंट कर ले और वो न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, लेकिन यूएस इसे बनाने देना नहीं चाहता। तो इसी के बीच में वो लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब क्या है, जो ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, क्या वो क्लीन एनर्जी पे वर्क करता है? तो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ग्रीन हाउस एमिट्स बहुत कम करता है, ग्रीन हाउस गैसेस है ना, करता है, लेकिन बहुत कम लेवल पे करता है, जितना जो थर्मल एनर्जी करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 गीगावाट को 100 तक पहुंचाना एक चैलेंजिंग है, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा है, कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इसी के, कि कलपक्कम जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप एक ब्रीडर रिएक्टर को इस्टेब्लिश किया है। हमारे पास 22 रिएक्टर्स है, जिसमें से वो एक है जो प्रॉपर प्योरली, ठीक है, इंडिजिनस है और प्योरली किस चीज़ पे, क्लीन एनर्जी पे वर्क करता है ना, किसी प्रकार के थर्मल एनर्जी पे वर्क नहीं करता। इससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एमिशंस भी नहीं करता। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम क्लीन एनर्जी के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुछ, अब ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होती है किर्गिस्तान में, ठीक है,
और ये जो है कहाँ पड़ता है ये किर्गिस्तान, ये चाइना के बॉर्डर से टच होता है। इसको पता है क्या कहते हैं इसको, स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, एशिया का स्विट्ज़रलैंड, ठीक। और अब ये देख लेते हैं कि क्या अचीवमेंट है इसकी, ठीक है। तो हमारी अचीवमेंट्स ऐसी रही हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने 17 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रोंज, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सुजीत जीत गया क्या, ठीक है, गोल्ड जीता इन्होंने 65 केजी में, और दूसरा गोल्ड है अभिमन्यु ने 70 केजी में गोल्ड, सुजीत और अभिमन्यु, ठीक है, ये याद रखना 65 और 70 केजीज। और उसके बाद जो है मीनाक्षी जो वुमेन में, इन्होंने 53 केजीज में, ठीक है, सिल्वर जीता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा खासा हमने परफॉर्मेंस किया एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में, ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट हमारा आज का, कनकारिया मल्टीपर्पज़ डिपो। ये होता क्या है, जनरली क्या है ना कि ये एक्चुअली में कनकारिया जो है ये अहमदाबाद में पड़ता है। ये रेलवे का डिपो है, ये गैराज है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर तो नहीं लेकिन यहाँ पर, ठीक है, ठीक किया जाता है। इस तरीके से गैराज का टाइप काम करता है ये। रेलवे डिपो है, ठीक, अहमदाबाद में। और इसको साथ में जॉइंट करके, बगल में देखो जॉइंट करके इसे साथ में क्या बना दिया गया है, न्यूट्रल प्यूरिफाई वाटर डिपोट भी बना दिया गया है। यानी यहाँ पर गैराज है एक रेलवे के लिए, और बगल में जस्ट प्यूरिफाई करने के लिए क्या बना दिया गया है, मतलब वाटर प्यूरिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट स्टेब्लिश कर दिया। इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट में से एक है ये, जो वाटर रिसाइकल करेगा, ठीक है, गंदे पानी को साफ़ करेगा, और हर दिन 1.6 लाख लीटर पानी की बचत करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी थी, कनकरिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास होती है ख़त्म। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जो करंट अफेयर्स को इसमें बहुत डीप एनालाइज करता हूँ, ये तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं क्योंकि ये एसएससी और रेलवे के लिए, इसमें आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको आपको बहुत ही, ठीक है, नॉट कंसाइज इन एनालिटिकल वे में आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।